चलिए शुरुआत करते हैं हथकड़ी की। बाल मजदूरी कानून अपराध है और इसे लेकर कड़े सजा के प्रावधान है। बावजूद इसके बच्चों से मजदूरी करवाने का काम बिना किसी खौफ के चल रहा है। जयपुर में बाल श्रम का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बच्चों से 60 से 20 घंटे काम करवाया जा रहा था। खाने में सिर्फ एक टाइम का खाना दिया जा रहा था और बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दिया जा रहा था। जैसे ही बच्चों को मौका मिलता है वो घर से भागकर कब्रिस्तान में छिप जाते हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज भी बाल श्रम लगातार जारी है। जिस उम्र में बच्चों की खेल कूद और पढ़ाई की उम्र होती है, उन बच्चों के कंधों पर काम का बोझ डाला जा रहा है। उन्हें बाल श्रम के दलदल में धकेला जा रहा है। ऐसा ही मामला जयपुर के भट्टा बस्ती में देखने को मिला, जहां बिहार के गया से 7 बच्चों को घुमाने का बहाना करके जयपुर लाया गया था। जयपुर में उन्हें एक घर में कैद करके रखा जाता था। खाने में एक टाइम का खाना दिया जाता था। 16 से 20 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा था। 2-3 महीने से बच्चे घर के अंदर कैद थे। बच्चे 20 अक्टूबर को घर से भाग निकले। भागने के बाद बच्चे कब्रिस्तान में जाकर छिप गए। बच्चों को देखकर लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस और CWC की टीम मौके पर पहुंची। कुछ समय तक बच्चे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ देर बाद बच्चों ने बताया कि वो यहाँ पर शमशाद मियाँ के यहाँ काम करने के लिए लाए गए थे। यहाँ पर उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता था। पुलिस ने बताया कि 20 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के करीब पुलिस कंट्रोल से जानकारी मिली कि कुछ बच्चे भट्टा बस्ती थाना इलाके में स्थित कब्रिस्तान में बदहवास और व्याकुल अवस्था में हैं। जिस पर वो कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां बच्चे बुरी हालत में मिले। बच्चों से जब यहां आने और छिपने का कारण पूछा गया तो बच्चों ने बताया कि उन्हें शमशाद मियाँ उनके गाँव से जयपुर घुमाने के लिए 2 महीने पहले लेकर आया था, लेकिन यहाँ आकर उन सभी को एक कमरे में कैद कर लिया और चूड़ी बनाने का काम करवाने लगा। इस दौरान आरोपी उनसे रोज मारपीट करता था। मौका मिलते ही सभी बच्चे कारखाने से भाग निकले। इसमें हमें सुबह 6 साढ़े 6 बजे PCR से कंट्रोल रूम से इतला मिली कि ऐसे कोई बच्चे हैं कब्रिस्तान के आसपास बदहवास हालत में घूम रहे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। जिस सूचना पर तुरंत हमारी टीम और प्रयास संस्था के मास्टर जी सैयद जी मौके पर पहुंचे और वहाँ उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमें किसी को 2 महीने पहले, किसी को 6 महीने पहले लेके आए थे, ज़बरदस्ती काम करा रहे, खाना भी एक टाइम देते थे। काफ़ी परेशान हालत में दिखाई दिए, जिससे फिर हमने CWO चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है CWC, उनको इतला करी। उनकी शांति भटनागर जी हैं मैडम, वो आए मौके पे और सबने उनको रेस्क्यू किया और उनको सशस्त्र प्रयास भर्ती करा दी। ये चूड़ी बनाने का काम कराता था, ये चूड़ी बनाने का काम करवाता है बच्चों से और बिहार से लाता रहता है। 10-10, 15-15 साल ऐसे छोटे छोटे माइनर बच्चों को लेके आता है। वो बच्चों को लेके हमने पहचान करी घर की, काफ़ी ढूंढा उसको घर को और वो वहाँ से फरार हो गया था। बच्चों ने उसका नाम बता दिया था, शाह आलम कुछ नाम है ऐसे, तो उसकी तलाश जारी है और उस पर कार्रवाई होगी नियमानुसार। CI भट्टा बस्ती दीपक त्यागी ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चों से बात की गई। बच्चे काफी डरे हुए थे। बच्चों ने आरोपी के खिलाफ जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी शमशाद मियाँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। सूचना के बाद आरोपी के घर पर दबिश दी गई, लेकिन आरोपी ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस को शक है कि आरोपी के साथ और भी कई बाल श्रमिक हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। बच्चों को लगभग 14 से 15-16 घंटे काम करवाया जा रहा था और खाने में सिर्फ एक टाइम खाना दिया जाता था। बच्चे लगभग 2-3 महीने से यहाँ पर बंधक बने हुए थे, लेकिन जब उन्होंने ठान ली कि हमको यहाँ से निकलना है, उसके बाद बच्चे भागकर यहाँ पर आ चुके, जो कि भट्टा बस्ती कब्रिस्तान कहा कहते हैं इस एरिया को, और इसके अंदर वो बच्चे हैं वो आ गए और यहाँ पर उनको लगा कि शायद हम यहाँ पर महफूज होंगे, यहाँ पर हम सुरक्षित होंगे। उसके बाद वो जो बच्चे हैं वो यहीं पर आ गए और फिर यहाँ पर स्थानीय लोगों ने देखा कि ये 7 बच्चे हैं जिनके कपड़े फटे हुए हैं, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रयास संस्था को सूचना दी। फिर उसके बाद भट्टा बस्ती थाना पुलिस मौके पर आई और
पुलिस ने उन बच्चों को रेस्क्यू किया। जो आरोपी है उसके घर पर पुलिस गई, क्योंकि पुलिस को ये भी शक था कि आरोपी के घर पे और भी इस तरह से बाल श्रम के बंधक बच्चे हो सकते हैं। उनको मुक्त कराने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। बहरहाल भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। क्या भारत के गैंगस्टर्स के लिए कनाडा गैंग वॉर का अड्डा बनता जा रहा है? आए दिन यहां किसी ना किसी गैंग की गुंडागर्दी चल रही है। एक बार फिर कनाडा में खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। इस बार गोलीबारी में रोहित गोदारा गैंग शामिल है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जिम्मेदारी ली है। कनाडा में रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच जंग बढ़ती जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय गैंगस्टर कनाडा में गैंग वॉर। गैंग वॉर का नया अड्डा बन रहा कनाडा। आमने सामने बिश्नोई गोदारा गैंग। कनाडा में एक बार फिर फायरिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक ये फायरिंग रोहित गोदारा गैंग ने करवाई। ये फायरिंग पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर हुई। रोहित गोदारा गैंग ने दावा किया है कि कनाडा में पंजाबी सिंगर को गोली मारी गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें कहलों के पेट में गोली लगी है। इसकी जिम्मेदारी और जानकारी देने के लिए गैंग के एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी की। पोस्ट में लिखा है, जो ये रोहित गोदारा है, लॉरेंस भाई को गद्दार बोलता है। जग जाहिर है, सबको पता है गद्दार कौन है। लॉरेंस भाई ने इनको बनाना जानता है, मिटाना भी जानता है। ये रोहित गोदारा जो हैशटैग में सभी भाइयों का नाम लिखता है, सब गाली देते हैं, सिर्फ ये फेम के लिए लिखते हैं। शुरुआत इन लोगों ने करी है, खत्म हम करेंगे। मैं आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर चला रहे हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा गया है कि मैं आपको बता दूं, इस गद्दार के चक्कर में आके किसी ने हमारे भाइयों की तरफ देखा या इसको किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया और हमें पता लग गया तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा, उसका विनाश ही कर देंगे। ये चेतावनी सभी भाइयों और बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यापारी और जो भी हो, किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा। पोस्ट में आगे लिखा है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। रोहित गोदारा गैंग ने जिस पर गोलीबारी की है वो तेजी कहलो एक गायक है। उस पर इस तरह का हमला गोदारा गैंग ने इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि तेजी उनके विरोधियों की मदद कर रहा था और पैसे भी पहुंचाता था। तेजी से बढ़ती गैंग वॉर। गोदारा गैंग को बिश्नोई गैंग की धमकी। संगठित अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गिरोह के बीच की दुश्मनी अब हिंसक रूप ले चुकी है। इसकी गूंज कनाडा और अमेरिका तक सुनाई दे रही है। 18 अक्टूबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी हुई थी। ये गोलीबारी लॉरेंस के सहयोगी हैरी बॉक्सर पर की गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कैलिफोर्निया में हैरी बॉक्सर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली। गोदारा ने दावा किया कि उसने और गोल्डी बराड़ ने मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी, जिसमें बॉक्सर का एक सहयोगी बनवारी गोदारा मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल हो गया था। यह कहा जा रहा है कि घटना के समय बॉक्सर वहां नहीं था। कैलिफोर्निया में बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हुए हमले के बाद दोनों गैंग सोशल मीडिया और वायरल ऑडियो क्लिप के जरिए एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। लॉरेंस के भाई आरजू बिश्नोई और गैंग के कुख्यात सदस्य हैरी बॉक्सर ने ऑडियो जारी कर रोहित गोदारा को गद्दार करार देते हुए उसे जान से मारने की खुली धमकी दी है। संदेश में हैरी बॉक्सर ने कहा, राम राम सभी भाइयों को। मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रोहित गद्दार है, जो जयचंद का छोटा भाई रोहित गद्दार है, ये मेरे बारे में सोशल मीडिया पे लिख रहा है। वह सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां यह हादसा हुआ है उस शहर में मैं आज तक गया ही नहीं। होने की तो बात बहुत दूर की है। इन लोगों ने एक गरीब लड़के को मार दिया जो फूड ट्रक पे काम करता था और बोल रहे हैं कि मैं साथ था उसके और मैं भाग गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। ये गद्दार मेरा और लॉरेंस भाई साहब का नाम लेकर फेम लेना चाह रहा है। इनकी 7 पीढ़ियां निकल जाएंगी हम तक पहुंचने में। इनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ये रोहित गद्दार एक चूहा है जो बिल में रहता है, कभी कभी बाहर निकलता है आसमान के तारे देखने के लिए। और इस गद्दार को एक बात बता देता हूँ मैं कि तेरे को मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे मेरे हाथों से मार दूंगा, एक बार मिल के देख ले। और लॉरेंस भाई साहब किसी को बढ़ा सकता है तो भाई किसी को मटा भी सकता है। हैरी बॉक्सर ने गैंग के दूसरे लोगों से कहा कि इन गद्दारों से थोड़ा दूर रहो।
ये गद्दार इस्तेमाल करके या तो पुलिस के हवाले करवा देते हैं, मुखबिरी करवा देते हैं, या उनकी एफआईआर करवाकर उनके खिलाफ मुकदमे करवा देते हैं। ये भी धमकी दी कि इन्होंने सोशल मीडिया पर शुरुआत की थी, उसका अंत हम करेंगे। गैंगस्टर्स में वर्चस्व की लड़ाई। फिलहाल रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों ही गैंग खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो बड़े सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिश्नोई गैंग कई बार कनाडा में मौजूद कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर भी फायरिंग कर चुका है। बिश्नोई गैंग को तो कनाडा सरकार आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। वहीं गोदारा गैंग भी लगातार कोई न कोई घटना अंजाम दे रहा है। दोनों गैंग आमने सामने हैं। तेजी कहलों पर हुआ हमला इसी गैंग वॉर की अगली कड़ी माना जा रहा है। भारत के दो सबसे बड़े गैंगस्टर गिरोहों के बीच ये टकराव साफ संकेत दे रहा है कि अपराध की ये लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। दोनों गैंग के बीच बदले और खून खराबे की आशंका अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बहरोड से रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ बटार गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की इस कार्रवाई में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी महिला बनकर भागने की फिराक में था। लहंगा पहनकर खुद को बचाने की कोशिश में लगा था बदमाश। आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बहरोड की, जहां पुलिस के हत्थे चढ़ा रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात सदस्य अभिषेक उर्फ बटार। महिलाओं के कपड़ों में खुद को छिपाकर फरार चल रहा ये अपराधी पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी लहंगा लुंगी पहने मिला। पुलिस को उसकी चाल ढाल देखकर शक हुआ और तलाशी ली गई, जिसमें 3 देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन बरामद हुई। हमें सूचना मिली थी कि अभिषेक और बटार जो है वो इस इलाके में कोई वारदात करने की फिराक में है। मुखबिरी के आधार पर कुछ सूचना प्राप्त की और ये पता लगा कि ये इस एरिया में कहीं घूम रहा है, वारदात करने की फिराक में है और भेष बदल कर है। जिस पर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर राम प्रकाश, उन्होंने टीम लेकर बाईपास की तरफ नाकाबंदी की तो एक व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फर्क लग रहा था, ये महिला संदेह प्रतीत हुआ तो उस पर पूछताछ की गई। वह उसमें तलाशी दी गई तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3, 12 जिंदा कारतूस और 1 अतिरिक्त मैगजीन, ये चीज़ें उससे बरामद हुई। और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ बटार है, जिस पर चूँकि ये कोटपुतली के एक मुकदमे में 147/25 में वांटेड भी था, इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। तो और इसके अन्य मुकदमे भी जब खंगाले गए तो टोटल 8 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं। आरोपी अभिषेक उर्फ बटार पर 25,000 रुपए का इनाम था। वो लंबे समय से फरार चल रहा था और किसी बड़ी वारदात की साजिश में लगा हुआ था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस शातिर बदमाश को शिकंजे में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का महिलाओं के कपड़ों में जुलूस निकाला, शहर में परेड करवाई, ताकि अपराधियों को सख्त संदेश दिया जा सके, चाहे कितनी चालाकी कर लो, कानून से बचना नामुमकिन है। अब आपको बताते हैं कि अभिषेक यानी कि बटार है कौन। तो अभिषेक उर्फ बटार पनियाला क्षेत्र के मोलाहेड़ा गांव का रहने वाला है। बटार के खिलाफ अलग अलग मामलों में 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, धमकी और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। बटार पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है कि वो किन लोगों के साथ मिलकर वारदात की योजना बना रहा था। वहीं इसके पास से मिले हथियारों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है कि ये हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल होने वाले थे या इन्हें किसी लोकल गैंग्स को बेचने का इरादा था। बहरोड पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे किसी भी रूप में छिपे हों, पुलिस की नजर से नहीं बच सकते। फिलहाल गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। बताया जा रहा है कि अभिषेक उर्फ बटार है, इसके ऊपर विभिन्न थानों में 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसके अंदर करदनी थाने के अंदर अवैध हथियारों का मामला भी दर्ज है। वहीं अभिषेक के ऊपर कोटपुतली थाने के एक मामले में 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था।
एसपी ने कहा है और साफ हिदायत दी है कि बॉर्डर एरिया है और इसके अंदर ऐसे संगठित अपराधों की कोई जगह नहीं है। लगातार ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी। अब देखना ये होगा कि भारी मात्रा में जो हथियार इनके पास से बरामद हो रहे हैं, क्या ये हथियार किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में उपयोग लेने वाले थे या फिर इन हथियारों को लोकल गैंग्स को बेचने का इरादा इन लोगों का था। अभी पुलिस पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का पूरे तरीके से खुलासा कर पाएगी। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। बीकानेर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां कानून के रखवाले और पालन करने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। बीकानेर के भ्रमण पथ पर महिला जज के साथ छीना झपटी का मामला सामने आया है और इस दौरान महिला जज को गंभीर रूप से चोट भी आई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बीकानेर में एक महिला जज से लूट का मामला सामने आया है। ये वारदात बीकानेर कलेक्टर आवास के पास की है। लूटकांड के बाद से ही अब इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कलेक्टर आवास के पास स्कूटी सवार महिला जज को पहले बदमाशों ने गिराया और फिर उनके चेहरे पर चोट मारी। चोट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महिला जज पूजा जनागल के चेहरे पर कई टांके लगे हैं। बीकानेर की जो शांति विला है, इसके सामने एक जज के साथ लूट की वारदात हुई है। जज को पीछा करते हुए दो बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर आते हैं और जो जज है उनका बैग छीनते हैं और उनके गले से चैन छीन कर ले जाते हैं। जहां अब तक जो जानकारी मिली है, जज के चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है और घटना का वो पुलिस भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल जज को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। देर रात जज के पिता ने सदर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीमों का गठन किया है और एफएसएल की टीम ने मौके का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, जिससे बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन इस तरह की घटना से कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां एक महिला जज ही सुरक्षित नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो घटना स्थल है से कुछ ही दूरी पर कलेक्टर आवास है, जिला कलेक्टर का बंगला है और ऐसी जगह पर ऐसी घटना होना पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल ये निशान उठाता है। लगातार बीकानेर में चोरी लूट जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन जज के साथ ऐसी घटना होना तो पुलिस को एक संदेह खड़ा करता है, पुलिस की कार्यशैली पर संदेह खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। जो अज्ञात बाइक सवार है उनको तलाश की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ एफएसएल टीम भी पहुंची थी, यहाँ से साक्ष्य जुटाए गए हैं और पुलिस जो अपराधी है उनको पकड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है। मैं साथी कैमरामैन एसएन जोशी के साथ गिरिराज बादानी, एनडीटीवी बीकानेर। उधर उदयपुर के राजकीय पन्नाध्याय चिकित्सालय से स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बच्चों की अदला बदली का गंभीर मामला सामने आया है। स्टाफ की लापरवाही की वजह से नवजात शिशुओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के अंतर्गत संचालित राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां 2 नवजात शिशुओं की अदला बदली हो गई। जैसे ही मामला सामने आया, परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हॉस्पिटल में 2 महिलाओं के प्रसव हुए, जिसमें एक ने लड़के को तो दूसरी ने लड़की को जन्म दिया। दोनों संतानों को उनकी माताओं को स्टाफ ने सौंप दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही स्टाफ ने दोनों माओं को आकर कहा कि हमसे गलती हो गई, ये बच्चे आपके नहीं हैं, अदला बदली हो गई है। ये सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए। कल रात को मेरी सिस्टर के 12:03 पर एक बच्चा हुआ। उसके बाद उस बच्चे को मेरी सिस्टर को दिया गया। उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी सिस्टर को बच्चा देके और मतलब लड़का देके और बोला कि बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। वो लड़के के साथ सिस्टर को बैठा दिया था कि भाई आप रेस्ट करो, आप सो जाओ, कोई बात नहीं। सिस्टर वगैरह 1-1.5 घंटा रहे। उसके 1-1.5 घंटे के अंतराल 12:46 से लेके 1:30 बजे तक, फिर 1:30 से 2 बजे प्रशासन की आँख खुलती है और प्रशासन एक वर्ड कहता है कि हमारे हाथों से एक गलती हो गई है कि एक टेक की जगह मिस्टेक हो गई, आपको लड़का ना होके लड़की हुई है, जिसका पुख्ता कोई इनके पास सबूत नहीं है। हर पेशेंट के 1 टेक है, सिवाय मेरी सिस्टर को छोड़ के, क्योंकि सिस्टर के 2 टेक लगे हुए हैं। और अब ये प्रशासन ये कह रहा है कि हमने फाइल
हमने डेटा के आधार पे और जो भी इनकी गतिविधियां रजिस्टर के आधार पे एंट्रियां हैं संबंधित है, अब ये उस बात को घुमा फिरा के यहाँ की महिला कर्मचारी हैं उन पर डालना चाह रहे हैं। स्टाफ की लापरवाही को लेकर परिजनों और स्टाफ में गहमा गहमी चलती रही। मामले की सूचना हाथीपोल थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थानाधिकारी योगेंद्र व्यास मौके पर पहुंचे और रिकॉर्ड चेक करवाए। ऐसे में अब दोनों बच्चों के परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। इसके लिए परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दी है। करीब 15 दिन बाद डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि कौन सा बच्चा किस महिला का है। अब सवाल ये उठता है कि 15 दिनों तक कौन सी माँ किस बच्चे को अपने पास रखेगी। 2 महिलाएं डिलीवरी के लिए यहाँ जनाना हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उनकी रात्रि को उनकी डिलीवरी हुई। तो सुबह पहले एक समाचार आया है कि उनके जो एक के लड़का हुआ है और एक के लड़की हुई है, लेकिन रात्रि में बाई जी या जो भी स्टाफ वगैरह रहा उनकी गलती की वजह से वो बच्चा चेंज हो गया। जिनके लड़की थी उनको लड़का दे दिया और या लड़का था उनके लड़की दे दी। दोनों ही परिवारों के परिजन चाहते हैं कि उनके कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए उसका डीएनए सैंपलिंग की मांग कर रहे हैं। तो उनका डीएनए वगैरह जांच करवा के और जो भी चीज़ें वो करें। और हॉस्पिटल स्टाफ को भी जो इनके इंचार्ज हैं उनको कहा है कि अगर किसी की इस तरह की लापरवाही रही है तो उनके खिलाफ भी जो भी आवश्यक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कराएं। अब दोनों ही बच्चों का डीएनए टेस्ट उनके परिजनों या फिर माता पिताओं के थ्रू करवाया जाएगा। उसके बाद ही 14 दिन की प्रोसेस है। 14 दिन की प्रोसेस के बाद में साफ होगा कि आखिर पुत्र किसका है और पुत्री किसकी है, जिसमें से एक माता पिता उदयपुर के रहने वाले हैं, दूसरे माता पिता चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के रहने वाले। लेकिन सवाल ये उठता है कि 14 दिन तक 2 माओं से दोनों संतानें दूर रहेगी, जिसमें उनका पालन पोषण किस तरह से किया जाएगा, कौन सी माँ किस संतान को दूध पिलाएगी या फिर किस तरह से इनका 14 दिन का समय बीतेगा। काफ़ी हंगामा है। और उसके बाद में अभी हाथीपोल पुलिस थाने में एक परिवार की तरफ से जो उदयपुर के रहने वाले हैं उनकी तरफ से हाथीपोल थाने में हॉस्पिटल प्रबंधन स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है और प्रोसेस चालू है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। तो हथकड़ी में मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। नमस्कार।